नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो शेयर बाजार लाइव में आज पूरी तरह से फोकस हम ये रखने वाले हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे मिल रहे हैं। टाटा ग्रुप में जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में सबसे पहले जी बिजनेस आपको दिखाता ही रहा है खबरें, और आज भी दिखाएगा। और इसके अलावा ये समझेंगे कि अब निफ्टी और पर्टिकुलर स्टॉक्स में करना क्या चाहिए, क्योंकि पिछला हफ्ता ट्रिगर्स और कन्फ्यूजन ज़्यादा थी। एक चीज़ हम इस बार फिर से कैरी करके आगे है, वह कन्फ्यूजन के मार्केट के अंदर करना क्या है। लेकिन एक बार पहले फटाफट से ग्लोबल संकेत देखते हैं, उसके बाद आपको आज का आउटलुक भी बताएंगे। लेकिन अगर पहले ग्लोबल संकेत के लिहाज से देखेंगे, एसजेएक्स निफ्टी बढ़त धीरे धीरे खो रहा है। सुबह 7 बजे तक ये बढ़त 66 अंकों की थी, अब मात्र सिर्फ 16-17 अंकों की बढ़त रह गई है। तो इसलिए अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी संभल के साथ ट्रेड करने की जरूरत होगी। 8200 एक अहम पड़ाव होगा, टूटने पर नए लेवल्स खुल जाएंगे, इसलिए सपोर्ट 8200 का ही है। हाँ, ऊपर जाते समय क्योंकि 8400 8350 की रेंज पहले हमारे लिए सपोर्ट का काम करती थी, अब वो रेजिस्टेंस बन गई है। इसके अलावा अगर आप देखें ग्लोबल संकेत के हिसाब से, आपको यूरोपियन बाजार और यूएस मार्केट्स, उन सबसे आपको थोड़ा मिक्स क्यों दिखेगा। स्पेशली अगर आप यूएस मार्केट्स में देखेंगे, वहाँ पे नेस्डेक के अंदर तो गिरावट है, क्योंकि दोनों के कंपोनेंट अलग अलग हैं। लेकिन डॉ फ्यूचर्स के अंदर हमने देखा है, और डॉ के अंदर हमने अच्छी बढ़त आते हुए वापस लौटते हुए दिखे, और छठा 7वां दिन ऐसा है जब इसके अंदर अच्छी खरीदारी लौटते हुए दिखी है। एक बार आज का आउटलुक भी देख लेते हैं कि आज का आउटलुक क्या कहता है। आज ग्लोबल संकेत पूरी तरह से मिले जुले हैं, इसमें कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव है नहीं। लेकिन दूसरा, एफआईज की बिकवाली जारी है। पिछले 3 दिन में 4000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हुई है, और बीते सत्र फिर से 1400 प्लस करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। आज का निफ्टी का दायरा आपका कहीं भी 8200 रुक जाना चाहिए एज ए सपोर्ट का, और ऊपर जाते समय अगर आप पुल बैक ट्रेड देख रहे हैं तो 8350 से 8400 की रेंज का होगा। शॉर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी नजर आएगी। एक और ट्रिगर इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए, वो है डॉलर रुपये इक्वेशंस। आज दिन भर, क्योंकि 9 बजे खुल जाएगा, 9 बजे खुलने के बाद ओपनिंग कैसे होगी, उस पर कितना इंपैक्ट आएगा डॉलर रुपये का, और दिन भर में कितना फर्क पड़ेगा, ये हम आपके सामने रखेंगे। तो लेकिन आज का जो आउटलुक है, जिसमें सेक्टोरियल अगर आप देखेंगे तो फिर से सरकारी बैंक, फार्मा, मेटल की रिकवरी पे नजर आएगी। रिकवरी स्ट्रांग तो 8200 बच जाएगा, रिकवरी कमजोर तो आज 8200 टूट सकता है। लेकिन इतना फॉर श्योर है कि ये हफ्ता हो या फिर आने वाले हफ्ते हो, वो हाई वॉलेटाइल वीक हो सकते हैं मार्केट के लिए, और एक रेंज में ही ट्रेड हो सकता है। सबसे पहले इंटरनेशनल क्यूज को ही समझ लेते हैं। संदीप के पास चलते हैं, न्यूज रूम। गुड मॉर्निंग संदीप, एसजेएक्स निफ्टी तो अब अपनी जो दिन की बढ़त थी, जो अब तक की बढ़त थी, उस बढ़त को थोड़ा गवाया है, महज 13 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी एशियाई बाजारों का क्या ट्रेंड है शुरुआत से अब तक, और अगर यूएस मार्केट की भी क्लोजिंग को ध्यान में रखें तो क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं? शुक्रिया दीपाली। देखिए, एशियन मार्केट्स में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी ने ऊपर से अपनी बढ़त गवाई है, लेकिन एक समय में लाल निशान के साथ शुरुआत हुई थी, उसके बाद रिकवरी जरूर एसजेएक्स निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। और डेवलप मार्केट से भी संकेत देखें तो आप अच्छे ही कहने चाहिए, क्योंकि यूएस के मार्केट्स में जैसे डिम्पी कह रहे थे, छठे दिन लगातार डाउ जोन्स में बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला, और रिकॉर्ड हाइस पे जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। और यूरोपियन मार्केट्स भी करीब 127 से 8% के आसपास की बढ़त के साथ ही बंद हुए। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप से अब माना जा रहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी की उम्मीद है, जिस तरह के वो पॉलिसीज लाएंगे, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होगी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ेंगे, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ने की यहाँ पे अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में एक जो सर्ज है वो देखने को मिला है। लेकिन राहत की बात यह है दीपाली कि डॉलर इंडेक्स जो कि 11 महीने की ऊंचाई पे है, उसमें हम देख रहे हैं कि ऊपरी तरफ से थोड़ी जो गिरावट है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से आज जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें लो लेवल से रिकवरी हुई, और एशियन मार्केट जो एसजेएक्स निफ्टी है वो भी लो लेवल से जो पुल बैक है उसके संकेत साफ तौर पे दे रहा है। तो हो सकता है वॉलेटाइल सेशन देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में ऊपरी तरफ से गिरावट देखने को मिल रही है, उसका इंपैक्ट आप देखिए एशियन मार्केट्स में और एसजेएक्स निफ्टी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज आप फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद करके चल सकते हैं। शुक्रिया संदीप आपका। बिल्कुल फ्लैटिश टोन पर ही मार्केट्स की शुरुआत हो सकती है। एटलीस्ट अभी के लिए जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं। एसजेएक्स निफ्टी अब सिर्फ 13 पॉइंट्स ऊपर, 16 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, और वैसे भी अब वापस नजर जो है वो यूएस मार्केट्स पर ही रहेगी। नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट की क्या पॉलिसीज होंगी, क्या इंपैक्ट होगा यूएस में इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पर, उस पर इमर्जिंग मार्केट्स काफी फोकस करेंगे, क्योंकि माना यही जा रहा है कि दिसंबर में होने वाली बैठक में रेट हाइक फॉर श्योर है, और अगर कोई भी रेट हाइक हुआ तो इस तरह की आशंका लगाई जा रही है कि ये ट्रिगर करेगा रिवर्स, जो फंड फ्लोज रहे हैं यूएस की तरफ उसको रिवर्स करेगा, यानी पॉजिटिव
फंड फ्लोज रह सकते हैं यूएस मार्केट्स की ओर। ऐसे में इमर्जिंग मार्केट्स थोड़े से कॉशियस हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में क्या डेवलपमेंट हुई पिछले सेशन में उसको समझ लेते हैं, ताकि एक ये सेंस मिल पाए कि आज का जो दायरा है वो क्या रह सकता है, आपकी अप्रोच एज अ निफ्टी ट्रेडर क्या होनी चाहिए, क्या इंडिकेशंस है निम्पी? देखिए दीपाली, डेरिवेटिव्स के लिहाज से सिर्फ दो ही चीज़ों को समय आपको ज़्यादा नोटिस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरह की गिरावट है सभी सेक्टोरल इंडेक्स टूट रहे हैं। इंडिया विक्स फिर से 12% ऊपर है। ये जो भी आप कह रहे थे कि बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, ये लगातार हम आपको तब से बता रहे हैं जब ठीक इलेक्शन से पहले अभी नंबर्स आए भी नहीं थे, तब से हम कह रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शंस भी आपको बाजार की वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना होगा, और अभी भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। एक और चीज, क्योंकि सोमवार को भारतीय बाजार बंद थे, ग्लोबल मार्केट्स ओपन थे, तो काफी हद तक वो एडजस्टिंग फैक्टर भी होगा, क्योंकि जब हम क्लोज करके गए थे तो हम 8300 के आसपास निफ्टी को क्लोज करके गए थे। फ्यूचर हम 8300 के भी ऊपर देके गए थे, क्योंकि प्रीमियम था हमारे पास। लेकिन आज अगर आप लेवल्स देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी के, तो 8220 8230 के आसपास है, यानी कि 100 पॉइंट की एडजस्टमेंट निफ्टी को एक बार फिर से करनी होगी। और अभी तक के संकेत देख के ऐसा लगता है कि शायद एक बार 8200 को रोकने की कोशिश जरूर करेगा। फ्यूचर्स के अंदर, कैश के अंदर हो सकता है आपको एक बार डिप दिख जाए, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर जब तक 8200 ना टूटे तब तक एक बार आप थोड़ी सी होप रख सकते हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम रह सकता है, क्योंकि संकेत नेगेटिव हैं, इसलिए दबाव बना रहेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी अगर बैंक के हिसाब से देखेंगे, उसकी करेक्शन निफ्टी से पहले कंप्लीट होगी। आप इस चीज को समझ लें, हमेशा निफ्टी को जो सबसे पहले इंडिकेटेड ट्रिगर देगा वो बैंकिंग स्टॉक्स ही देंगे। और आपको ध्यान भी होगा कि पीएनबी के रिजल्ट से पहले, उससे पहले भी बैंकिंग स्टॉक्स का ही दारोमदार था जो बाजार को रोके हुए था। उसके बाद जब पीएनबी के बाद रिजल्ट्स खराब हुए, नंबर्स खराब हुए, तब बाजार फिसला है। तो इसलिए जब भी आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में चुन रहे हैं, आपकी प्रेफरेंस पहले बैंक निफ्टी होनी चाहिए। सपोर्ट के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको बैंक निफ्टी में दिखाना है, क्योंकि इसका डाटा ज्यादा स्ट्रांग है बनस्पत निफ्टी के। हाँ, वॉलेटिलिटी आपको मार्केट के अंदर दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मिलेगी। बिल्कुल, निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में वॉलेटिलिटी मिलेगी, लेकिन ट्रेड के लिहाज से निफ्टी बैंक बेटर लग रहा है। और ऐसा माना भी जा रहा है कि आज के सेशन में बैंकिंग स्टॉक हो या फिर निफ्टी बैंक हो, वहां पर एक पुल बैक आ सकता है। अविनाश गोरखसागर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका एक कमेंट ले लेते हैं मार्केट्स पर। अविनाश, गुड मॉर्निंग। ये पिछले हफ्ते जो बेंचमार्क इंडाइसेस 1.5% गिरे, मिड कैप में भी काफी टर्बुलेंस हमने देखी, आपका एनालिसिस अब क्या कहता है, यहाँ से फर्दर अब क्या ट्रेंड रह सकता है मार्केट्स का? गुड मॉर्निंग दीपाली। मुझे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी और हमने जिस प्रकार का सेल ऑफ फ्राइडे को देखा, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में शायद 8200 का जो लेवल है वो इनिशियली मार्केट्स ट्राई करेगा कि इसको सपोर्ट ले, और दायरा मेरे ख्याल से मार्केट्स का काफ़ी रेंज बाउंड रहेगा 8400 8450। बट अपसाइड के लिए मुझे लग रहा है आज थोड़ी गुंजाइश शायद कम रहेगी, क्योंकि हमको लग रहा है कि अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स में आपको अच्छी राइज देखने को मिलेगी। जैसे कि टाटा मोटर्स के नतीजे कल उम्मीद से काफ़ी बेहतर आ गए, नेटको फार्मा के अच्छे आ गए। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ओवरऑल इंडेक्स में डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अभी भी वोलेटाइल ही रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक आज आपको डेफिनेटली सिलेक्टिव केसेस में अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 8200 या 8100 के करीब मार्केट्स में डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट सेटल होना चाहिए। ठीक है, 8200 जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से, इसमें आप देखेंगे अगर 8200 फ्यूचर मार्केट, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फ्यूचर के हिसाब से इस पर ज़रूर नोटिस करें, क्योंकि आपको करीब 25 से 30 अंकों का प्रीमियम दिखेगा इस तरह की गिरावट में। यानी कि डिप में हो सकता है 8170 तक बाजार चला जाए, लेकिन तब भी अगर 8200 बच जाता है तो एक बार जो इंट्राडे प्ले करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको एक बार ज़रूर निकल के आना चाहिए, क्योंकि 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और उनको कम से कम 100 पॉइंट की रिकवरी, 150 पॉइंट की रिकवरी मिल सकती है। ध्यान रखें, आज के ट्रेड में दोनों ट्रेडर्स मिलेंगे, इंट्राडे ट्रेड भी मिलेगा, पोजिशनल ट्रेड भी मिलेगा। अविनाश, लेकिन मार्केट्स के अंदर ऐसे हम लगातार बता रहे हैं कि 3 ऐसे सेक्टर्स हैं, एक तो बैंकिंग, फार्मा और तीसरा सेक्टर होगा मेटल, क्योंकि इसका पार्टिसिपेशन वेटेज दोनों बड़ा है, तीनों बड़े हैं। तो इन तीनों ही सेक्टर्स में प्रेफरेंशियल ऑर्डर के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा मजबूती क्या सरकारी बैंकों में दिख रही है? क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के रिजल्ट्स खराब होने के बाद ही बैंक थोड़े खराब हुए थे, तब तक सिचुएशन सब कुछ ठीक चल रही थी। आज भी पुल बैक में बैंक सबसे पहले सपोर्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट डिम्पी, हम समझते हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसका इम्पैक्ट आपको पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। एसबीआई की बात करें या पंजाब नेशनल बैंक, हमको लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में इनके डिपॉजिट बेस में बहुत बड़ा इजाफा होगा, और या शायद यही रीज़न है कि डीमोनेटाइजेशन का पहला इम्पैक्ट पीएसयू बैंक्स को पॉजिटिवली हिट करेगा। इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम हो जाएगी। तो दूसरा सेक्टर मैं समझता हूँ कि मेटल रहेगा, कि मेटल्स में डेफिनेटली हाई बीटा
इंफ्रा सेक्टर है और चुनिंदे शेयर जैसे हिंडाल्को है, वेदांता है, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन शेयरों में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है। और फाइनली फार्मा सेक्टर के लिए जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी कि यूएस में थोड़े से रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। और इनिशियल जो इंडिकेशंस है क्लियरली यूएस से ऐसा दिख रहा है कि इनको बिजनेस बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई वुड गिव द ऑर्डर पैकिंग एज बैंकिंग, मेटल्स और फार्मा। जी, चलिए अब फटाफट से खबरों वाले शेयर्स की ओर रुख कर लेते हैं और पहला स्टॉक है अपोलो टायर्स का। खबर है साउथ कोरिया की कंपनी कुमो टायर के अधिग्रहण की योजना है और कुल $90 करोड़ में ये पूरी डील हो सकती है और इस एक्विजिशन के बाद अपोलो टायर्स दुनिया की 7वीं बड़ी कंपनी होगी। अविनाश, आपके कमेंट्स क्या हैं इस खबर को ध्यान में रखते हुए अपोलो टायर्स पर? ये भी ध्यान में रखते हुए कि कंपनी ओवरसीज मार्केट में लगातार एक्सपैंड कर रही है। 192 के लेवल पर आप बायर रहेंगे, होल्ड करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे अपोलो टायर्स को? नहीं दीपाली, मैं होल्ड करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि ये न्यूज़ डेफिनेटली पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ग्लोबली। लेकिन ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी अपोलो टायर की देखें तो Q2 में मार्केट्स में शायद जिस प्रकार का परफॉर्मेंस आया थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बोथ टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन फ्रंट पे। और हमको लग रहा है कि नेचुरल रबर के प्राइसेस अभी काफ़ी बड़े हैं, जब तक मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता नहीं है तब तक ये जो न्यूज़ आई है इसमें हमको नहीं लग रहा है इस बाजार में इस न्यूज़ का कोई बड़ा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। हालांकि लॉन्गर टर्म डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। तो आई वुड प्रीफर टू होल्ड, कोई फ्रेश बाइंग इस लेवल पे ना करें। ठीक है अविनाश, एक जीवन फाइनेंस आपने देखा होगा, इसकी लिस्टिंग तो शानदार थी, उसके बाद परफॉर्मेंस भी शानदार थी। अब आरबीआई की तरफ से यह है कि स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग कारोबार को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिली है और कंपनी की योजना है कि आगे चल के इनकी करीब 300 ब्रांचेज हैं जिसको एसी बैंक के तौर पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस के तौर पर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अभी बीइंग एज एन NBFC काम करती है ये। अभी आपकी रिकमेंडेशन क्या होगा? जीवन फाइनेंस ये बहुत चल चुका है, ये देखना चाहिए या फिर बिजनेस एक्सपेंशन आगे अच्छा मिलने वाला है, ये देखना चाहिए? आई थिंक डिम्पी, इस शेयर में एक शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में कैश का कंपोनेंट काफ़ी बड़ा होता है। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगर ये कैश का जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो थोड़े समय के लिए इनके थर्ड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा क्योंकि कलेक्शंस हिट हो गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि 350 370 एक ऐसा रेंज है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स उज्जीवन फाइनेंस के काफ़ी अच्छे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस इनको मिला है इसका इम्पैक्ट आपको शायद FY18 में पूरी तरह से मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वीकनेस में इसको खरीदना चाहिए और लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। जी, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव हैं उज्जीवन फाइनेंस के। ये राय है अविनाश की स्टॉक